नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटीग्रेशन के फर्स्ट लेक्चर में। और जैसा कि हमने डिफरेंशिएशन दो पार्ट्स में पढ़ा था, पहले हमने डिफरेंशिएशन का कैलकुलेशन देखा था, देन फिर उसका मीनिंग देखा था। ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन भी हम दो पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन का एक मीनिंग में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसी की हेल्प से आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया जाएगा। तो वैसे तो इंटीग्रेशन के भी दो तीन मीनिंग होते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन के दो तीन मीनिंग थे, ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन के भी दो तीन मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर वो जो दो तीन मीनिंग्स होते हैं उनमें से मैंने बस फर्स्ट मीनिंग लिखा है ना, एक मीनिंग बस लिखा है मैंने यहाँ पर। इसके दो मीनिंग और होते हैं इंटीग्रेशन के। तो अभी अपन सिर्फ और सिर्फ इस मीनिंग की हेल्प से, इस मतलब की हेल्प से इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन सीखने वाले हैं। और अगेन जैसे हमसे कैलकुलेशन बनने लगेगा, देन फिर हम मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे डिफरेंशिएशन में रूल्स हुआ करते थे, इसमें भी रूल्स होते हैं। तो रूल्स की तरफ बढ़ने से पहले हम जरा इसमें कुछ फॉर्मूले देख लें इस स्टेटमेंट की हेल्प से। तो यहां लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जरा इस चीज को समझते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होता है, किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, सब लिखवाया जाएगा अभी। तो मान लो कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपने किया, तो ये आपको मिलता है 2x, ठीक है। मान लेते हैं आपने डिफरेंशिएशन किया एक्स स्क्वायर का, तो आपको मिलता है 2x। देन अगर इसी 2x का इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो आपको वापस एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस होता है, रिवर्स प्रोसेस होता है। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं, अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करता तो 2x मिलता। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 2x को इंटीग्रेट किया जाए, अब जैसे डिफरेंशिएशन का सिंबल था डी बाई डी एक्स, वैसे इंटीग्रेशन का भी सिंबल होता है जो कि कुछ ऐसा होता है, ऐसे। तो अगर 2x को इंटीग्रेट किया जाए तो वापस से एक्स स्क्वायर मिलना चाहिए। सो दिस इज, ये इस स्टेटमेंट का यूज करते हुए हमने लिखा है, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट था। मान लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग कांस्टेंट था, तो इसका जो डिफरेंशिएशन आता वो भी 2x आता है ना। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाता एंड कांस्टेंट का 0 हो जाता, तो 0 लिखा नहीं मैंने। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर 2x को इंटीग्रेट किया जाए तो वापस से आपको एक्स स्क्वायर प्लस सी मिलना चाहिए, ठीक है। सी यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। सी का मतलब है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। यहां जो सी लिखा हुआ है इसको बोला जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब ये कांस्टेंट है तो, लेकिन इसकी वैल्यू हमको नहीं पता। एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सीधी सी बात है ना, हमको सी की वैल्यू कहां पता, ये तो कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 0 -1 -2 कुछ भी हो सकता है ना। ये कांस्टेंट कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन तो 0 ही होगा ना। तो इस वजह से इसको आर्बिट्ररी कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको नहीं पता। ये कांस्टेंट तो है, लेकिन ये कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। मतलब इसका ये मतलब हुआ कि ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है, और इसके अकॉर्डिंग अनगिनत आंसर्स पॉसिबल हो गए। अब सीधी सी बात है, सी का मतलब क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। वो तो कुछ भी हो सकता है ना। सी की तो अनगिनत वैल्यूज हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 -1 1.5 कुछ भी हो सकता है। तो अगर सी की इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल हैं, तो इस इंटीग्रेशन की भी इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल होंगी, है ना। हो सकता है कभी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आता हो, या कभी एक्स स्क्वायर प्लस 2 आता हो, कभी एक्स स्क्वायर प्लस 3 आता हो, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ सी।
तो इस इंटीग्रेशन की भी अनगिनत वैल्यूज पॉसिबल होती होंगी। इस वजह से हम अनगिनत वैल्यूज नहीं लिखते हैं, हम सीधा सीधा इतना ही लिख के छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि अगर हमने किसी चीज को इंटीग्रेट किया तो कोई एक्सप्रेशन तो आएगा, साथ में एक प्लस कांस्टेंट और लगा दो, और उस कांस्टेंट को बोल दिया जाता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एक ऐसा कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता। ये हो गया इतना। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखा जाए तो मान लेते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब जो कि 3x² होता है। अब इसका क्या मतलब लिखा जाएगा? इसका मतलब लिखा जाएगा अगर इंटीग्रेशन ऑफ 3x² किया जाए तो वो आपको मिलेगा x³ प्लस c। यहां पर क्या मिलेगा आपको? x³ प्लस c। अब c क्या है? अगेन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, डिपेंड करता है वो क्वेश्चन पे। डिफरेंट क्वेश्चन में उसकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। फिलहाल हम सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ते हैं, प्लस c। कुछ भी आएगा ना इंटीग्रेशन से तो प्लस c जरूर लिखेंगे, वेयर c रिप्रेजेंट्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये कोई फॉर्मूले तो है नहीं, ये तो बस फील लाने के लिए लिखा है, सो दैट ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो आपको क्लियर हो जाए। तो आप एक काम करें, वीडियो पॉज करके जरा इतना नोट करें, फिर इंटीग्रेशन की जो जरूरी फॉर्मूले होते हैं वो मैं आपको लिखवाता हूं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और इंटीग्रेशन में कुछ जरूरी फॉर्मूले होते हैं उनको अपन समझते हैं। डायरेक्टली हम उन फॉर्मूलों को याद भी कर सकते हैं, और अगर आप कभी फॉर्मूला भूल जाते हो तो आप उसको डिफरेंशिएशन की हेल्प से डिराइव भी कर सकते हो। तो आप साइड हेडिंग लिखोगे सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। अब देखिए इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे बनाएगा। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऐसे बनाया गया, बोला गया कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स शुड बी इक्वल टू साइन एक्स एंड प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ऐसे फॉर्मूले बनाए जाते हैं। अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस था देन कॉस का पक्का साइन होता होगा। अगर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस था देन कॉस का इंटीग्रेशन पक्का साइन होता होगा। तो इस तरीके से फॉर्मूले बनाए गए हैं। एक और देखते हैं। मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स था, देन इसका ये मतलब होगा, देखो अगर cos को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन आया, तो इसका ये मतलब होगा कि अगर साइन को डिफरेंशिएट किया जाएगा तो माइनस cos x आएगा, और प्लस साथ में क्या आएगा? एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट तो है लेकिन उसकी वैल्यू हमको नहीं पता। इतना हो गया। तो अब आगे आने वाले जितने भी फॉर्मूले हैं वो इसी लॉजिक से बनाए गए हैं। अब बार बार हम इस लॉजिक को लिखने में टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो ये बेसिक सा लॉजिक था जिसकी हेल्प से जो मैथमेटिशियंस थे उन लोगों ने फॉर्मूले बनाए होंगे। तो ये मैंने दो फॉर्मूले ऑलरेडी लिख दिए हैं, कॉस का और साइन का। अब मैं इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो tan x होता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स जो होता है वो माइनस कॉट एक्स होता है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ अगर सेक एक्स tan x की बात करें तो ये सेक एक्स होता है। फॉर्मूले देखो आप, सारे फॉर्मूले आपको एक देखे देखे से लगेंगे, सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन से निकल के आ रहे हैं। एक और होता था इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमने लिख दिए। और भी फॉर्मूले होते हैं, वीडियो पॉज करें, इतना लिखें, उसके बाद मैं ऐड करता हूं उसमें बाकी के फॉर्मूले।
तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और जो बाकी के फॉर्मूले हैं वो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री वाले तो सारे फॉर्मूले हमने देख लिए। देन उसके बाद मैं लिखने जा रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा log x। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को शॉर्ट में ln x भी बोला जाता है, और साथ में लग जाएगा प्लस सी। log x और ln x प्लस सी, ऐसा है। नेक्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ, रुक जाओ इसको बाद में लिखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx। ये बनता है x पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस सी। इस फॉर्मूले को यूज करने में एक छोटी सी कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि यहां पर जो n है उसकी वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। यहां जो n आता है, ये जो n है, इसकी वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू -1 हुई तो वो तो ये बन जाएगा ना। सिंपली आप सोचो ना, x पावर n है, अगर n की जगह -1 हुआ मतलब x पावर -1 होता, और जो x पावर -1 होता वो तो 1/x हो जाता, और 1/x का तो ये फॉर्मूला होता है, ये ऊपर वाला। इस वजह से यहां पर साफ साफ बोला जा रहा है कि इस फॉर्मूले में x की वैल्यू, सॉरी, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू -1 आएगी तो फिर आप इसको यूज नहीं करोगे, आप इसको यूज करोगे। तो इस फॉर्मूले में n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। एक और फॉर्मूला बनेगा e पावर x का, इसका वही आ जाता है e पावर x प्लस सी। सबसे प्यारा फंक्शन होता है e पावर x, इसका कोई कुछ नहीं कर पाता। डिफरेंशिएट करो तो भी वही मिलता है, इंटीग्रेट करो तो भी वही मिलता है, और एक्स्ट्रा में कांस्टेंट भी मिलता है। तो ये जितने भी जरूरी फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन के हमने देख लिए। अब इसमें कुछ रूल्स आ जाएंगे, है ना। जैसे डिफरेंशिएशन में था ना, सम और डिफरेंस, देन प्रोडक्ट आया था, देन कोशेंट आया था, वैसे इसमें भी कुछ रूल्स आएंगे। तो इतना नोट करें, फिर हम उनके इसके रूल्स देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, जो इंटीग्रेशन में जरूरी रूल्स होते हैं वो समझते हैं। तो देखो, ये वैसे ही रूल है जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट मल्टीपल रूल था, कि अगर कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, देख सकते हो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ एक्स है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाया करता था, इंटीग्रेशन में भी बाहर आ जाता है, ऐसा होता है। देन दूसरा सम और डिफरेंस वाला होगा, u प्लस माइनस v dx लिखा है अगर, तो ये भी सेम टू सेम बिल्कुल वैसे ही है। एक पहले देखो, ये इंटीग्रेशन जो है इसके पास साथ जाके भी जुड़ेगा और इसके साथ जाके भी जुड़ेगा, बिल्कुल जैसे डिफरेंशिएशन हुआ करता था। इसका भी डिफरेंशिएशन होता था, इसका भी डिफरेंशिएशन होता था, ठीक वैसे ही ये इंटीग्रेशन u के साथ जाके भी लगेगा और v के साथ जाके भी लगेगा। तो ये बनेगा इंटीग्रेशन u dx, देन अगर प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आएगा, देन इंटीग्रेशन v dx, ऐसा होता है। देन उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें भी प्रोडक्ट रूल होता होगा क्या, तो नहीं, इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं होता। सबसे खुशी की बात यह है कि इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल नहीं होता। इंटीग्रेशन में प्रोडक्ट रूल की जगह पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता है, जो कि हमको नहीं पढ़ना, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स का हिस्सा है, फिजिक्स में उसका यूज नहीं होता। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जैसे वेक्टर भी हमने पूरा नहीं पढ़ा है ना, वेक्टर बहुत बड़ा टॉपिक होता है, हमने सिर्फ उतना ही पढ़ा है जितना फिजिक्स में हमारे काम आता है। वही कहानी, एग्जैक्टली सेम कहानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की भी है। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन हमको पूरा नहीं पढ़ना है, हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना फिजिक्स में काम आता है। तो फिजिक्स में, इंटीग्रेशन में यहीं तक की बातें काम आती हैं। इसके बाद जो प्रोडक्ट रूल होता है इंटीग्रेशन का, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बोला जाता है, वो अपने कोई काम का नहीं है। पहली खुशी की बात ये।
दूसरी खुशी की बात यह है कि इंटीग्रेशन में कोशेंट रूल भी नहीं होता, ठीक है। तो कितनी अच्छी बात है ना, इंटीग्रेशन कितना आसान है, ना यूवी रूल है ना यू बाय वी रूल है, तो ये दो रूल इसमें नहीं होते हैं। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन रूल जरूर होता है, तो इसके बारे में अपन समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन रूल कुछ नया नहीं है, जैसे डिफरेंशिएशन में चेन रूल हुआ करता था ना, याद करो, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन छुप के बैठा होता था तब हम चेन रूल यूज करते थे। वैसे ही इंटीग्रेशन में जब फंक्शन के अंदर फंक्शन छुप के बैठता है तो हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं, जो कि अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। फिलहाल आप इतना नोट करो और मैं कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बता दूं इंटीग्रेशन के, देन उसके बाद हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए कुछ सिंपल से क्वेश्चंस मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये आया क्वेश्चन नंबर 1, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2x क्यूब करके बता दो। ये हमसे पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन काफी है, ठीक है, समझते हैं। अभी पढ़ा हमने सम और डिफरेंस वाला रूल, तो ये इंटीग्रेशन तीनों के साथ जाके चिपकेगा, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ई पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2x क्यूब डी एक्स। तो ये मैंने सम और डिफरेंस वाला रूल लगा दिया। देन उसके बाद मैंने ये भी पढ़ा है कांस्टेंट मल्टीपल रूल, देखो यहां पे लगेगा वो कांस्टेंट मल्टीपल रूल। देखो ये कांस्टेंट एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लिकेशन में बैठा हुआ है, इस वजह से इस कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है यहां से, तो इसलिए मैंने इस कांस्टेंट को यहां लिखा। तो कांस्टेंट बाहर आ गया, कांस्टेंट बाहर आ गया इंटीग्रेशन साइन के। अब क्या बचा, फॉर्मूला है बस, ई पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, आज की ही कॉपी में लिखवाया गया है, एंड प्लस 2, ये एक्स क्यूब कैसे इंटीग्रेट होगा, वो एक्स पावर एन वाले फॉर्मूले से, दैट इज एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी, लास्ट में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी तो आएगा, तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एक्स पावर 4 बाय 2 प्लस सी। तो ऐसे सिंपल से इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ये फिर भी बहुत बड़ा सवाल आ गया, इतना बड़ा क्वेश्चन भी हमसे नहीं पूछा जाता है फिजिक्स में। हमसे फिजिक्स में या तो सिर्फ ये पूछा जाएगा, या तो सिर्फ इसकी बात की जाएगी, या फिर सिर्फ इसकी बात की जाएगी। ये तीन साथ में नहीं आते हैं, है ना, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता हमको। तो वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, देन उसके बाद जो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की मैं बात कर रहा हूं उसको भी हम समझते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही सिंपल सा मेथड है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जैसे चेन रूल हुआ करता था बिल्कुल वैसे ही होता है। एक सिंपल से एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझेंगे, और एक सिंपल से एग्जाम्पल की हेल्प से समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे। और देखो फिर पहला एग्जाम्पल मुझसे पूछा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 3x प्लस 4। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस फिजिक्स में आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल से। तो देखिए यहां पर साइन के अंदर 3x प्लस 4 जाके बैठ गया है। अब इसको कैसे इंटीग्रेट किया जाए समझते हैं। देखो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू को हम मान लेते हैं कि i के इक्वल है। i फॉर इंटीग्रेशन, ये जो पूरी कुछ ना कुछ वैल्यू आती है इसको मैंने मान लिया i के इक्वल है। सॉल्यूशन स्टार्ट किया। सिंपली आपको ये सोचना है कि आपको यहां पर किस टर्म से नफरत हो रही है। तो सिंपल सा देखो इस क्वेश्चन को, है ना, एक बार टेढ़ी नजर से इस क्वेश्चन को घूर के देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से टर्म से आपको प्रॉब्लम है। तो आपकी अंतर आत्मा से आपको जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर ये होगा कि आपको इससे दिक्कत है। सीधी सी बात है। अगर ये नहीं होता, है ना, अगर ये नहीं होता, यहां पर सिंपली x होता, है ना, अगर ये नहीं होता 3x प्लस 4 नहीं होता, सिंपली x होता, तो ये तो साइन x लिखा होता और आपसे क्वेश्चन बन जाता। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कौन से टर्म से प्रॉब्लम है। इससे प्रॉब्लम है आपको,
3x प्लस 4 से आपको प्रॉब्लम है, तो आप लिखोगे 3x प्लस 4 इज इक्वल टू u। 3x प्लस 4 को आप u मान लो। ऐसा लिखने के बाद आप इस इक्वेशन को दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे। ध्यान से सुनना, डिफरेंशिएट बोल रहा हूं। तो दोनों साइड मैंने लगाया d/dx ऑफ 3x प्लस 4 और वहां हो जाएगा du/dx। ऐसा किया गया। देन 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा एंड 4 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा du/dx। ऐसा किया। इस इक्वेशन से आप dx की वैल्यू निकाल लोगे। तो कैसे निकालोगे? 3 इज इक्वल टू du/dx है ना, तो dx को वहां भेज दो और 3 को यहां ले आओ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा dx इज इक्वल टू du/3। देखो यही लिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है, इसी को लिख दिया फिर से। इतना हो गया। अब यहां पर आपको दो चीजों का यूज करना है, एक तो ये और दूसरा ये। इन दो चीजों का यूज करते हुए आप इस इंटीग्रेशन की शक्ल बदल दोगे। देखो कैसे बदली जाएगी इंटीग्रेशन की शक्ल, देखते हैं। इंटीग्रेशन साइन के अंदर ये जो कचरा था 3x प्लस 4, इस कचरे को आपने क्या बोल दिया है? u। तो 3x प्लस 4 की जगह पर मैं u लिखूंगा। एंड उसके आगे देखिए जो dx बैठा हुआ था, dx वो भी आपने निकाल लिया है du/3। अब देखो ना, अब थोड़ी कोई रोक सकता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से। देखो आप क्या कहोगे, 3 कांस्टेंट था, अब तो बल्ले बल्ले होगी। आप बोलोगे 3 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, बाहर आ गया। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस। तो ये लिख दिया, इंटीग्रेट हो गया। देखो फिर से देखो, 3 कांस्टेंट था, बाहर आ गया था पहले, और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस था, तो वही लिखा है माइनस कॉस प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। और देन क्या करोगे? लास्ट में आप u की वैल्यू वापस रख दोगे। कितना था u? देखो जरा, 3x प्लस 4 था ना, इसको आप वापस रख दो, तो ये बन जाएगा i इज इक्वल टू -1/3 cos 3x प्लस 4 प्लस c। तो ये होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि बड़ा ही आसान है, बस देखने में लेंदी लगता है। तो एक काम करता हूं, इसका एक शॉर्टकट भी होता है ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का एक छोटा सा शॉर्टकट भी होता है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं, सो दैट आपको हर बार इतनी मेहनत ना करनी पड़े, है ना। चीज आसान तो है लेकिन लेंदी है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो एक छोटा सा शॉर्टकट होता है, वो भी मैं आपको बताता हूं। आप फिलहाल वीडियो पॉज करो, इतना नोट करो, फिर हम इसका शॉर्टकट देखते हैं। तो देखिए, जितने भी फिजिक्स में हमको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे जो अभी अभी मैंने सॉल्व किया। और जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनके लिए एक छोटा सा शॉर्टकट होता है, जो कि मैं नोट की हेल्प से लिख रहा हूं। ऐसे नोट बना के आप लिखोगे। पहले तो जो मैं कहूंगा हो सकता है समझ में ना आए, देन फिर एक एग्जाम्पल लूंगा, देन हो सकता है समझ में आ जाए। तो देखो, ये नोट कहता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x आपको ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नहीं, सॉरी, नोट क्या कह रहा है? एकदम मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात की जा रही है ना, एकदम मैथमेटिकल लैंग्वेज में। नोट कहता है कि मान लो इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x आपको ऑलरेडी करते आता है। मान लो इसका फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है, जो कि ये होता है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x प्लस c इज नोन। मान लेते हैं ये बात आपको पहले से पता है, देन
इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ax प्लस बी विल बी इक्वल टू जी ऑफ ax प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। क्या कह रहा है, थोड़ा इसको हजम करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो कोई नहीं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे। देखिए फिर से बोलते हैं, ये नोट कहता है कि अगर आपको किसी चीज का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ऑलरेडी पता है, ठीक है, मान लेते हैं आपको एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी पता था, ठीक है, देन मान लेते हैं एफ के अंदर ए एक्स प्लस बी आके बैठ गया, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप एग्जैक्टली वही का वही फॉर्मूला लगाओगे, है ना। एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स होता था, तो ठीक वैसे ही एफ को इंटीग्रेट करके आप जी रखोगे, टेंशन फ्री, पूरा ऐसा आप लिखोगे, और लास्ट में आप इसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे। देखो x के कोफिशिएंट से ही तो डिवाइड किया गया है ना, x का कोफिशिएंट कितना है, a है, तो उसी से डिवाइड किया गया है। पता नहीं पल्ले पड़ता है या नहीं, भगवान जाने, मैं तो कैमरे को पढ़ा रहा हूं वैसे भी। एक बार फिर से ट्राई करता हूं मैं, क्योंकि मेरे मन में डाउट चल रहा है, पता नहीं समझ में आएगा भी या नहीं। लाइव क्लास होती तो अभी का अभी क्लियर हो जाता। देखो हम क्या कह रहे हैं, अगर इस इंटीग्रेशन की वैल्यू उसके इक्वल है, देन इस इंटीग्रेशन के लिए हम टेंशन फ्री यही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अगर f ऑफ x g ऑफ x के इक्वल आता था इंटीग्रेट करके, देन f ऑफ ax प्लस b जो है वो g ऑफ ax प्लस b के ही इक्वल आएगा इंटीग्रेट करके, एक कांस्टेंट आएगा, एंड लास्ट में आप इसको x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करोगे। तो ये इसका शॉर्टकट होता है, ये इसका शॉर्टकट होता है। अब इसको जरा यूज करके देखते हैं। अभी अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें जरा यूज करके देखते हैं। देखो इसमें ये जो कहना चाहता है उसका मतलब देखते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर साइन ऑफ 3x प्लस 4 आ जाए, तो अगर साइन ऑफ 3x प्लस 4 आ जाए तो क्या करना है, टेंशन फ्री होके एकदम वही ऊपर वाला फॉर्मूला लगाना है। बोलूंगा साइन को इंटीग्रेट किया था तो माइनस कॉस आया, ठीक वैसे ही यहां पर भी साइन को इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस कॉस आना चाहिए, प्लस एक कांस्टेंट लगना चाहिए, एंड लास्ट में जो x का कोफिशिएंट है, लास्ट में जो x का कोफिशिएंट है, देखो x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, x का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। तो आंसर आप मैच कर सकते हो, इसके जस्ट प्रीवियस है ना, नोट के पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वो यही तो था। देख लो पन्ने पलटा के, इतनी सारी मेहनत करके यही तो आंसर आया था। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जब भी आपको अब इस टाइप का कुछ दिखाई दे तो बिना फालतू में इतना सारा टाइम बर्बाद मत करना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज करके आप डायरेक्टली इस नोट को यूज कर लेना, डायरेक्टली आप इस नोट को यूज कर लेना। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, एक और देखते हैं। देखो मान लेते हैं लिखा हुआ था इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x प्लस 8, ये हमको कैलकुलेट करना था। तो सॉल्यूशन में आता मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x तो मुझे बड़े अच्छे से आता है जो कि साइन x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x तो मुझे बड़े अच्छे से आता है जो कि साइन x होता है, देन इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x प्लस 8 जो है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5x प्लस 8 जो है, उसमें सिंपली मुझे सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगाना है।
मुझे सोचना है कॉस का इंटीग्रेशन अगर साइन होता है तो यहाँ पर भी कॉस का इंटीग्रेशन साइन ही होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा साइन 5x + 8, देन एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट लगाऊंगा और लास्ट में मैं एक छोटा सा करेक्शन करूंगा कि जो x का कोफिशिएंट है, देखो x का कोफिशिएंट कितना है 5, उससे मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। तो ये इसको सॉल्व करने का सिंपल सा फंडा होता है। अब आप इसमें पूरा का पूरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो, है ना। इसको आप u मान सकते हो, वैसे भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगता है। तो अब मैं आपसे वीडियो पॉज करने को तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारा लिख दिया मैंने। एक काम करते हैं, रुको जरा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। एक काम कर सकते हैं ना, आप टाइम में तो कभी भी वीडियो पॉज कर सकते हो। तो आप वीडियो पॉज कर करके ये जितनी भी बातें लिखवाई गई हैं इनको आप नोट कर लो। तो फर्स्ट पॉज मारोगे आप, इतना लिख लोगे, देन मान के चलता हूं लिख लिया होगा। देन सेकेंड टाइम वीडियो पॉज करके आप ये वाला हिस्सा भी लिख लो। तो इतना नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पर जरा कुछ और क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं, देन उसके बाद जो इंटीग्रेशन की आगे की कहानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मुझसे पूछा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा एक छोटी सी बात जो कि हाईलाइट करनी थी वो मैं करना भूल गया, अभी कर देता हूं, 1 मिनट। हाँ, वो छोटी सी बात ये है कि देखिए ये जो नोट आपको लिखवाया गया है ना, ये जो नोट आपको लिखवाया गया है, दिस नोट इज ओनली वैलिड, है ना। इस नोट को यूज करने की भी कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि x की पावर 1 होना चाहिए। देखो देखो, x की पावर में कुछ नहीं दिख रहा ना, मतलब x की पावर में 1 बैठा होगा। तो अगर x की पावर में 1 है, x की पावर में 1 है, तो आप यूज करोगे इसको। जैसे कि देख लो, सारे जितने एग्जाम्पल लिए मैंने, देखो यहां पर भी x की पावर में क्या था, 1 था, यहां पर भी x की पावर में क्या था, 1 था। लीनियर फंक्शन हो, इसको लीनियर फंक्शन बोलते हैं। तो अगर x की पावर में 1 होता है तो ही बस इसको यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना। अगर x की पावर में 2 आ गया, है ना, 3 आ गया, तो फिर आपको लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा, पूरा का पूरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। लेकिन अगेन चिंता की कोई बात है नहीं, क्योंकि फिजिक्स में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको x की पावर 1 वाले ही पूछे जाएंगे। तो अगेन कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। जैसे कुछ थोड़ा और क्लियर कर दूं, कोई डाउट ना रह गया हो किसी के मन में। देखो, जैसे कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 11x + 3 लिखा हुआ है, तो इसमें आप उस नोट को यूज कर सकते हो, क्योंकि यहां पर देखो x की पावर 1 है। लेकिन अगर यही ऐसा लिखा होता, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 11x² + 3, तो फिर इसमें आप वो नोट यूज नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें वो नोट यूज नहीं होगा, इसमें यूज करोगे तो गलत होगा। तो इसको आपको कैसे करना पड़ेगा, पूरा का पूरा मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाते हुए। तो करने की जरूरत नहीं है, कोई अपना टाइम बर्बाद मत करने लगना वीडियो पॉज करके। ऐसा सवाल हमको फिजिक्स में देखने को कभी नहीं मिलेगा, और ये हमसे सॉल्व भी नहीं होगा। हमको फिजिक्स में ऐसे ही सवाल देखने को मिलते हैं जिसमें x की पावर क्या होती है, 1 होती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम ट्राई कर रहे थे, कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मान लेते हैं लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ लिखा है e पावर 2x + 3, यह हमसे पूछा जाता है। तो ध्यान से देखो, x की पावर 1 है ना, मतलब वो शॉर्टकट लगा सकते हैं, सिंपल सा फंडा है। x की पावर 1 है, देखो e की पावर मत देखो, वो x की पावर देखो। x की पावर में क्या है, 1 है, मतलब इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली हम सोचेंगे e पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e पावर x। तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होना चाहिए, e पावर 2x + 3 प्लस एक कांस्टेंट आना चाहिए, और लास्ट में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड हो जाएगा। तो देखो x का कोफिशिएंट 2 है, उससे डिवाइड कर दिया। इतना सिंपल कर दिया हमने इंटीग्रेशन को।
क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1/3x + 4 का इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाता है, इसका इंटीग्रेशन हमसे पूछा जाता है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या लॉजिक लगाऊंगा, मैं कहूंगा अगर 1/x होता तो इसका इंटीग्रेशन ln x होता, अगर 1/x होता तो इसका इंटीग्रेशन ln x होता। तो सिंपल है, देखो यहां x था, है ना, इसको आप ऐसे पढ़ो ना कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन मुझे पता है, इसको आप ऐसे ही पढ़ोगे कि f ऑफ x का इंटीग्रेशन मुझे ऑलरेडी पता है। देन f ऑफ ये देखो ax + b का इंटीग्रेशन निकालने के लिए मैं वो शॉर्टकट यूज कर सकता हूं। फिर से बोल रहा हूं, देखो f ऑफ x का इंटीग्रेशन मुझे ऑलरेडी पता है, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये f ऑफ ax + b हो गया ना, 3x + 4। तो f ऑफ ax + b का इंटीग्रेशन मैं निकाल सकता हूं, कैसे, उसी शॉर्टकट का यूज करते हुए। तो मैं कहूंगा कि अगर इसका इंटीग्रेशन इसके इक्वल होता है देन इसका इंटीग्रेशन ln 3x + 4 के इक्वल होना चाहिए, सिंपल, प्लस एक कांस्टेंट आना चाहिए और लास्ट में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होना चाहिए। तो देखो x का कोफिशिएंट 3 है तो उससे ये डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत ही इजी होता है इंटीग्रेशन। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें। तो इंटीग्रेशन में आज के लिए इतना ही। आज जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा था, एक छोटी सी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, आज जो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन बोला जाता है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में हमने किसी भी टाइप की लिमिट्स यूज नहीं की। नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा इंटीग्रेशन का वो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, उसमें क्योंकि हम लिमिट्स भी यूज करेंगे, जो कि वो भी बहुत आसान चीज होती है, वो भी कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जहां पर आपने हेडिंग लिखी होगी आज के लेक्चर के स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, वो बेसिकली इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो आज हमने अच्छे से इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।